students, I am your educator Neha. Welcome to our channel RT Life Sciences. हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट किया था और उससे जुड़ी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को पढ़ा था। तो आज हम शुरू करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। ओके, तो प्रोकैरियोट रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज आप जान लें कि रेप्लिकेशन जो होता है इस प्रोसेस के 3 स्टेप होते हैं। ठीक है, वो स्टेप्स क्या होते हैं? रेप्लिकेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। रेप्लिकेशन, तो पहला होता है इनिशिएशन। ओके, इनिशिएशन ओके, ये फर्स्ट स्टेप होता है। सेकंड होता है इलोंगेशन एंड थर्ड वन इज टर्मिनेशन। है। तो इनिशिएशन का क्या मतलब होता है? जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, यानी कि जो साइट ऑफ ओरिजिन को फाइंड करना और उसको क्या करना, ओपन करना। साइट ऑफ ओरिजिन में डीएनए जो स्ट्रैंड्स होते हैं पेरेंटल डीएनए के, उनको ओपन, बीच में जो एटी रिच रीजन्स जो थे वहां पे आना और उनको ओपन करना, मतलब इनके एडेनिन थायमिन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके ओपन करना। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो इनिशिएशन स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं और वहां से स्टार्टिंग होती है किसकी? डीएनए रेप्लिकेशन की या डीएनए स्ट्रैंड के बनने की। ठीक है, इलोंगेशन का मतलब होता है जो डीएनए स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हुआ है अब वो कंटिन्यू होता जाता है और एक लंबा स्ट्रैंड बनता जाता है। इलोंगेशन के बाद टर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है या स्टेप होता है, इसमें क्या होता है, जहां पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप होना होता है उसे हम क्या कहते हैं? टर्मिनेशन। तो हम अपने जो रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे और इसके बाद हम यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, तो उसमें हम यही 3 स्टेप्स पढ़ेंगे और इन तीनों स्टेप्स में जो एंजाइम्स या प्रोटीन इन्वॉल्व होती है उनको जानेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है एंजाइम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। ओके, तो एंजाइम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया ना कि अगर हम आपको इन स्टेप्स पर ले आते हैं कि इनिशिएशन, इलोंगेशन, तो इसमें इतने सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए कि आप सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हम पहले एंजाइम्स को जान लेते हैं कि कितने एंजाइम्स जो होते हैं या कौन सा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होते हैं इस रेप्लिकेशन प्रोसेस को कराने के लिए, जिससे कि आपको आगे इसे समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले अगर हम किसी रेप्लिकेशन को कराएंगे तो उसके लिए जरूरी क्या है? मैंने आपको पहले बताया था साइट ऑफ ओरिजिन या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो जरूरी है वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से क्या मतलब होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज अ साइट ऑफ ओरिजिन। साइट ऑफ ओरिजिन जो मैंने आपको बताया था ना कि ये क्या होते हैं? साइट ऑफ ओरिजिन होते हैं। साइट ऑफ ओरिजिन होते हैं जहां से वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, वेयर replication has to be start। ओके, तो ये वो जगह है, वो साइट होते हैं जहां से रेप्लिकेशन को स्टार्ट होना होता है। और दूसरी चीज क्या होता है? ये एटी रिच रीजन्स होते हैं जो कि हमने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में पढ़ा ही था कि ये एटी रिच रीजन्स होते हैं, क्योंकि एटी रिच रीजन्स, क्योंकि एडेनिन थायमिन के बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो है लो मेल्टिंग पॉइंट वाले बॉन्ड्स होते हैं और उनको ब्रेक होना इजी होता है, इसलिए ये एटी रिच रीजन्स ही जो होते हैं वो सुटेबल होते हैं फॉर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, एक और जो हमने कुछ पॉइंट्स पहले भी डिस्कस किए थे इसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में, वो क्या थे कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में जो पॉइंट स्टार्ट किए थे, एक तो ये हो गया कि साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। ठीक है, एटी रिच रीजन्स का होना। दूसरा क्या, मतलब थर्ड पॉइंट क्या हुआ कि
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ये वन ही सिंगल होते हैं, ठीक है, सिंगल होती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और यूकैरियोट्स की बात करें तो वहां पे मल्टीपल होते हैं, ठीक है। कैसे बताती हूँ आपको। मल्टीपल, देखिए ये एक डीएनए है, फाइन, और ये एक डीएनए है। अब हम इसको, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो किसी एक जगह पे ही ये ओरिजिन होगा, इसको हम ORIC कह देते हैं। ORIC ये एक ऐसा AT-rich रीजन होगा जहां से क्या होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। यहीं पे जो है बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और यहीं पे क्या होगा, रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होगा और यहीं से ही क्या होगा कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। वहीं अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के डीएनए में क्या होता है कि बहुत सारी जगह पे ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। ये भी है ना, कुछ टाइम के बाद आगे ये भी है, ठीक है। इस तरह से कई जगह पे मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, बट प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिर्फ एक होता है। हाँ, और इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो ये साइट ऑफ ओरिजिन होती है, यानी कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली जो साइट होती है वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है, 250 बेस पेयर्स की बनी होती है, यानी कि इसमें 250 एडेनिन थायमिन के बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। 250 बेस पेयर्स की बनी होती है, और जो यूकैरियोट्स होते हैं इसमें 100 बेस पेयर्स की बनी होती है, 100 बेस पेयर्स की बनी होती है। तो हमने ये रेप्लिकेशन में पहले क्या जाना कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, ठीक है। ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। AT-rich रीजन्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में सिंगल साइट होती है, मतलब सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। और यूकैरियोट्स में मल्टीपल जगह पे जो है ओरिजिन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इसमें 250 बेस पेयर्स का ये जो सेगमेंट होता है डीएनए का, वो 250 बेस पेयर्स का होता है। मतलब सेगमेंट इन द सेंस कि डीएनए का ये इतना बड़ा एक सेगमेंट होता है जहां से ओरिजिन मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट होना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। सॉरी, तो डीएनए का ये सेगमेंट जो होता है वो 250 बेस पेयर्स का बना होता है प्रोकैरियोट्स में, और जो यूकैरियोट्स होते हैं इनमें 100 बेस पेयर्स के मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप सो कि इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि जो रेप्लिकेशन, अब ये साइट तो पता चल गई, ठीक। अब यहाँ से कैसे ओपन होगा, ठीक, कौन आके इसे ओपन करेगा, तो वो हम देखते हैं। तो अब यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, क्या, फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल, ठीक है, रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होना। तो चलें आगे बढ़ते हैं, ओके। तो फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन बबल में सबसे पहले क्या होता है कि एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। क्या कहते हैं उसे कहते हैं प्री रेप्लिकेशन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, RPC, ठीक है। ये क्या है, ये प्री रेप्लिकेशन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। इसका काम क्या होता है, इसको मैं ऐसे आपको बना के समझाती हूँ। ये एक स्ट्रैंड है, ठीक, ये दूसरा स्ट्रैंड है, इसको हम 3 प्राइम एंड और ये इसको हम 5 प्राइम एंड मानते हैं, और इसको हम 5 प्राइम एंड और ये 3 प्राइम एंड है, ठीक है। अब ये मान ले कि ये वो सेगमेंट है जहां पे एडेनिन थायमिन बेस पेयरिंग बहुत ज्यादा, यानी कि ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसको हम मानते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे, पहले यहाँ पे साइटोसिन, ग्वानिन, फिर यहाँ पे एडेनिन, थायामीन, एडेनिन, ग्वानिन, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देख लेते हैं, ग्वानिन के नीचे साइटोसिन के नीचे ग्वानिन होगा, फिर इधर भी ग्वानिन होगा, एडेनिन के नीचे थायामीन, एडेनिन, थायामीन, यहाँ साइटोसिन हो जाएगा, यहाँ साइटोसिन हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज है, ओके। तो अब ये जो हमारा इतना जो सेगमेंट है ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये जो सेगमेंट है ये हमारा AT-rich रीजन है। अब जो ये
पीआरपीसी होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ऐसा हुक की तरह होते हैं, ठीक है। एक पीआरपीसी आएगा, वो यहाँ से हुक की तरह होगा, ठीक। ये क्या है, पीआरपीसी, ठीक है। ये क्या करेगा, ये यहाँ से इस स्ट्रैंड को ऊपर की तरफ खींचेगा। सेम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी पीआरपीसी है और ये नीचे खींचेगा। तो जब ये इस तरह से खींचेंगे तो क्या होगा कि बीच के जो एडेनिन थायमिन के बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो सब ब्रेक होते जाएंगे ऐसे करके। जैसे ये डीएनए सेगमेंट है, ठीक है, तो एक इधर से आया पीआरपीसी, एक इधर से आया पीआरपीसी, इसने दोनों स्ट्रैंड को यूं खींचा। जब ये सॉरी ये इस तरह से खींचा तो ये क्या हुआ कि ये ओपन हुए, ये सेगमेंट्स ओपन हुए, ये फिर क्या होगा, इस तरह से शो होगा। मैं थोड़ा सा इसको रब करके फिर आपको समझाती हूँ। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से ओपन हो गया, ये यहाँ पे ये सब आप यहाँ पे बेस पेयरिंग है, ये यहाँ से ये इधर आपका पीआरपीसी है और यहाँ से पीआरपीसी, ठीक। ऐसे ही इन्होंने ओपन कर दिया। तो ये यहाँ से ये क्या रेप्लिकेशन बबल बना। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, क्या होता है कि अगर ये पीआरपीसी अब हट जाए अगर, तो दोबारा से जो बॉन्ड है यहाँ जो एडेनिन थायमिन है ना, ये बेस पेयरिंग जो होती है एडेनिन थायमिन की, ये दोबारा से एक दूसरे से फिर से बॉन्डिंग कर लेते हैं। तो इस बॉन्डिंग को प्रिवेंट करने के लिए एक और प्रोटीन होती है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो सेकंड, ये फर्स्ट प्रोटीन था, कौन सा था, पीआरपीसी, ठीक है। और सेकंड है वो है सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। इसको हम एसएसबी प्रोटीन भी कहेंगे, ठीक। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होता है, इसके नेम से पता चल रहा है सिंगल स्टैंडर्ड, यानी कि ये एक सिंगल स्टैंड पे जाके बाइंड कर जाता है। कैसे, ये डीएनए था, अब पीआरपीसी ने क्या किया था, इस ये दोनों स्ट्रैंड थे, ठीक। पीआरपीसी ने इस स्ट्रैंड को ऊपर एक पीआरपीसी ने यहाँ से ऊपर खींचा था और एक नीचे से इस तरह से यहाँ से नीचे खींचा था, ठीक है। अब इन्होंने तोड़ तो दिया, तो एडेनिन थायमिन के जो बॉन्ड्स थे उनको तोड़ तो दिया, पर वो बॉन्ड्स दोबारा क्या हो सकते थे, स्टिक हो सकते थे, जुड़ सकते थे। तो वो वहां पे क्या हुआ कि जो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन थी, इसने ये आके दोनों तरफ स्टिक हो गई। यहाँ पर भी ये स्टिक हो गई आके ऐसे इस वाले स्ट्रैंड पर, क्योंकि ये क्या है सिंगल स्टैंड, सिंगल स्ट्रैंड पर ये बाइंड हो जाती है। तो ये यहाँ आके स्टिक हो गई और एक बार यहाँ पे आके एक एसएसबी आके स्टिक हो गई, ठीक। अब इसने क्या किया, यहाँ से इसको पकड़ लिया, इसने यहाँ से पकड़ लिया, कहा कि अब ये दोबारा इसको जुड़ने नहीं देगा, ठीक है। ये स्टैंड यहाँ पे बबल बन चुका है, यानी कि एडेनिन थायमिन की जो बेस पेयरिंग थी, वो जो उस जिसको पीआरपीसी ने ब्रेक किया था, अब इसने आके दोनों स्टैंड को पकड़ लिया। अब इसको छोड़ेगा नहीं कि अगर इसने छोड़ दिया, मतलब अगर यहाँ से ये स्टैंड जो है फ्री हो गए तो दोबारा से आके बॉन्डिंग कर लेंगे। तो इसलिए एसएसबी प्रोटीन जो होता है वो दोनों साइड से इसको पकड़ लेता है, स्टैंड पे बाइंड हो जाता है, और स्टैंड जो ये दोनों बेस पे जो नाइट्रोजन बेस ब्रेक हुए थे इनको टूटने नहीं देता है। इसके अलावा इसका एक और काम होता है, वो क्या होता है, ये जो डीएनए है, जो एप्लीकेशन के स्टार्ट होने के लिए डीएनए है, उसको इस रेप्लिकेशन का जो बबल फॉर्मेशन हुआ है इसको प्रोटेक्ट करता है, किससे, प्रोटेक्ट फ्रॉम न्यूक्लियेजेस। तो इसका ये फर्स्ट फंक्शन, इसका जो फर्स्ट फंक्शन था क्या, कि स्ट्रैंड को क्या करेगा, स्टैंड पे आके जो दोनों स्टैंड पे अलग अलग ये बाइंड कर जाएगा और इनकी रीअनीलिंग मतलब डीएनए का दोबारा से जो बॉन्डिंग है उसको दोबारा से जुड़ने नहीं देगा। तो मैं पहले इसको ऐसे इसके फंक्शन लिख दूं, ठीक है। इसका जो फर्स्ट फंक्शन क्या था, प्रिवेंट रीअनीलिंग ऑफ बोथ स्ट्रैंड, ठीक है। ये इसका फर्स्ट फंक्शन था, मतलब इन दोनों को दोबारा से जुड़ने नहीं देगा। इसका सेकेंड एक फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम, ये प्रोटेक्ट फ्रॉम न्यूक्लियेजेस, न्यूक्लियेजेस,
न्यूक्लियेजेस, ठीक है। न्यूक्लियेजेस या न्यूक्लियेजेस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियेजेस एंजाइम होता है, ये एंजाइम जो होता है इसका ये क्या करता है, इट ब्रेक्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। इन शॉर्ट इट कट द डीएनए इनटू स्मॉल सेगमेंट। आप समझाती हूँ, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा था, जो डीएनए होता है ये पेंटोज शुगर है, दिस वन, ठीक, और ये नाइट्रोजन बेस्ड है, ये फॉस्फेट है, और फिर यहाँ पे OH ग्रुप था, यहाँ पर भी एक फॉस्फेट है, और फिर यहाँ से फिर से एक दूसरा जो न्यूक्लियोटाइड है वो जुड़ा आके। तो इस तरह से करके जो डीएनए की क्या होती है, डीएनए की बैकबोन बनती है। अब ये जो फॉस्फेट होता है ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ा होता है, मैंने बताया था ना, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड के साथ किसके थ्रू जुड़ा होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू, मैं इधर से रब कर दूं, मैं उस तरफ बताती हूँ, ठीक है। यहाँ देख ले, देखिए यहाँ पे बड़ा बड़ा दिखती हूँ, ठीक है। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये इधर फॉस्फेट है, फिर यहाँ पे एक फॉस्फेट है, फिर ये फॉस्फेट जो दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ जुड़ा है, फिर यहाँ से एक फॉस्फेट जुड़ा है, और फिर नीचे एक न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा। तो ये फॉस्फेट है, दोनों न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जोड़ता है, फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड, ठीक, फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जोड़ता है। अब जो न्यूक्लियस एंजाइम होता है ये क्या करता है, न्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, न्यूक्लियसेस ये क्या करता है, इन्हीं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, ठीक है। यहाँ से ये इसको ब्रेक कर देगा, तो जहां से ब्रेक करेगा वहां से डीएनए का जो सेगमेंट है वो क्या स्ट्रैंड है वो टूट जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं जो न्यूक्लियेजेस होता है ये बहुत खतरनाक एंजाइम होता है, ये डीएनए को तोड़ देता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में या सेगमेंट्स में हम कह सकते हैं। तो ये डीएनए को तोड़ देता है, इसीलिए एसएसबी प्रोटीन जो होता है, अब चूंकि अगर ये रेप्लिकेशन बबल बना है, अब अगर कोई न्यूक्लियस यहाँ पे आके इसको कट भी कर सकते हैं तो रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो फेल हो जाएगा। इसलिए एसएसबी प्रोटीन जो होता है वो इस न्यूक्लियस से इस डीएनए जो रेप्लिकेशन बबल बना है इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या पढ़ा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा था, ये बहुत ज्यादा बोर्ड वो हो गया है, तो इसको मैं रब करके बताती हूँ। हाँ आपसे, अब देखिए, तो मैंने बताया था कि प्री रेप्लिकेशन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, वो क्या करता है, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं दोनों को अलग अलग साइड, अपोजिट साइड से उनको पकड़ता है और उन्हें खींचता है, ताकि उनके बीच में एडेनिन थायमिन की जो बेस पेयरिंग हो रही थी उस सेगमेंट में वो क्या हो, वो ब्रेक हो जाए। अब वो ब्रेक तो हो गई, पर वो दोबारा से रीअनील मतलब दोबारा से जुड़ सकते थे। इसके लिए क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यानी एसएसबी आता है, एसएसबी आके दोनों स्ट्रैंड पर आके बाइंड कर जाता है, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड पे बाइंड कर जाता है और इनको दोबारा से रीअनील यानी दोनों स्ट्रैंड को दोबारा से जोड़ने से ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। एसएसबी का सेकंड काम क्या होता है, ये न्यूक्लियस से बचाता है डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस, मतलब डीएनए को, या कह सकते हैं कि जो रेप्लिकेशन बबल बन रहा है इसको, ठीक है। तो ये इसको दोबारा से बचाता है, किससे, न्यूक्लियस से बचाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो अब क्या हुआ, एसएसबी प्रोटीन का भी काम हो गया, हम एक स्ट्रैंड बना लें यहाँ पे, फिर इसके आगे बताते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या होगा कि एक रेप्लिकेशन बबल बन गया, ठीक, ये रेप्लिकेशन बबल बन गया है, ठीक है। इसके ऊपर क्या थी, मैंने बताया था आपको, एसएसबी प्रोटीन आके जुड़ गई, ठीक, ये आके एसएसबी प्रोटीन जुड़ गई और इधर भी एसएसबी प्रोटीन जुड़ गई। अब यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। रेप्लिकेशन स्टार्ट होने के लिए अब चूंकि अब यहाँ पे तो खुल गया, अब आगे कौन खोलेगा आके, ऐसा तो है ना कि बार बार आके पीआरपीसी आके खोलेगा, नहीं, यहाँ पे एक और एंजाइम आएगा जो इस डीएनए को ऐसे ऐसे करके, मतलब जो इसके आगे के जो पेयरिंग्स हैं उनको इस तरह से कट कट करके खोलता जाएगा, ठीक है। उस एंजाइम का क्या नाम है,
उसको हम क्या कहते हैं, हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, ये कुछ ऐसा एंजाइम होता है। मैंने कहा था डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये हेलिकेज है, देखिए कट लगाएगा, और बाई डायरेक्शनल का मतलब है इधर से भी एक हेलिकेज इधर इधर कट लगाता जाएगा और इधर भी एक हेलिकेज कट लगाता जाएगा। ठीक है, ये तो ये क्या है, हेलिकेज है, हेलिकेज। ठीक, हेलिकेज का काम क्या होता है, हेलिकेज का काम होता है, इसका काम होता है अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, ये यहाँ से जो भी बॉन्ड्स हैं, ये बॉन्ड्स हैं, इनके बीच में क्या होगा, कट लगाता जाएगा और इनको ओपन करता जाएगा ताकि रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता जाए। ठीक है, यहाँ से जो स्ट्रैंड बनना शुरू हुआ है वो आगे बढ़ता जाए, क्योंकि जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक तो स्ट्रैंड बनेगा नहीं, तो ये आगे कट लगाता जाता है और इसको आगे बढ़ाता जाता है, रेप्लिकेशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाता जाता है। तो यहाँ पर भी ये वाला हेलिकेज इधर साइड से कट लगाता जाएगा और इधर रेप्लिकेशन होता जाएगा, और ये वाला हेलिकेज इधर कट लगाता जाएगा और इधर रेप्लिकेशन होता जाएगा। अब ये बात समझ में आ गई, हेलिकेज। हाँ, हेलिकेज जो होता है भाई, अब चूंकि इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है कि वो रेप्लिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़वा रहा है ना, कि वो आगे जाके जो ये डीएनए के जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है ऐसे कॉइल कर रहा है, तो इसको क्या चाहिए, इसको एनर्जी भी चाहिए होगी, तो यानी कि ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, ये एटीपी डिपेंडेंट होता है, एटीपी डिपेंड, एटीपी क्या होता है, ठीक है, एटीपी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है, इसको आगे अनवाइंडिंग कराने के लिए एटीपी की जरूरत होती है, यानी एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए अनवाइंडिंग कराने के लिए इसको एटीपी चाहिए, इसलिए एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। अब हेलिकेज जो है ये अपने आप ही नहीं आता है, इसको यहाँ तक लाने के लिए एक और एंजाइम होता है, उसे हम कहते हैं हेलिकेज लोडर कहते हैं। ठीक है, हेलिकेज लोडर जो होता है, ये हेलिकेज लोडर ये आता है और ये हेलिकेज को यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे लेके आता है, हेलिकेज लोडर हेलिकेज को यहाँ लेके आता है। ऐसे ही इधर भी एक हेलिकेज लोडर होगा, वो इसको यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, अब चूंकि वीआईपी पर्सन है ना हेलिकेज, अब इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है तो ये अपने आप तो आएगा नहीं, वीआईपी इसको क्या होता है, ये वीआईपी गेस्ट को हम खुद से क्या कहते हैं, वेलकम करते हैं और उन्हें जो साइट ऑफ वर्किंग होती है वहां तक लेके आते हैं। तो इसी तरीके से हेलिकेज लोडर जो होता है वो हेलिकेज को लेके आता है। ठीक है, यहाँ पे लाके लोड कर देता है, अब हेलिकेज अपना काम शुरू करता है। ठीक, हेलिकेज लोडर। अब एक और चीज होती है यहाँ पे, अब यहाँ हमने आपको बताया था ना डीएनए एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो जाहिर बात है इस तरह से इसकी कॉइलिंग हेलिकेज तो बनता रहता है, सॉरी डीएनए एक हेलिकल स्ट्रक्चर है इस तरह से। तो अब ये हेलिकेज लोडर जो है जैसे जैसे इसको कट करता जाता है तो जो पीछे के हेलिक्स होते हैं इनमें कॉइलिंग और टाइट होती जाती है। आपने कभी घर पे देखा होगा कि जो वायर्स होते हैं, जो लाइट वाले वायर्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो भी हेलिकल स्ट्रक्चर में क्या दो वायर्स होते हैं, है ना, वो क्या हेलिकल स्ट्रक्चर में इस तरह से कॉइल होते हैं एक दूसरे से, है ना। तो जब आप एक साइड से उसको इस तरह से खोलते जाएंगे तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है कॉइलिंग वाला वो और टाइट होता जाता है। ठीक, तो ऐसे ही इसमें क्या होता है डीएनए में कि जब हेलिकेज यहाँ से इस तरह से खोलते जाते हैं तो इधर का जो स्ट्रक्चर होता है वो और ज्यादा टाइटली कॉइल हो जाता है। तो उस जो टाइटली कॉइल स्ट्रक्चर है, ठीक है, मान ले कि मैं इसको यहाँ बनाती हूँ। अब ये क्या था, ये एक रेप्लिकेशन फोर्क बना रही हूँ। ठीक ठीक, यहाँ से ये डीएनए था, इसकी इस तरह से आगे पीछे कॉइलिंग थी। अब यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ी देर बाद क्या होगा कि कॉइलिंग और ज्यादा क्या हो गई, जैसे जैसे यहाँ से खींचा वैसे कॉइलिंग जो है वो और ज्यादा मतलब और टाइट हो गई। ठीक है, तो जो ये टाइट कॉइलिंग है, ठीक, अब हेलिकेज जो है वो आगे बढ़ेगा तो ये जो टाइट कॉइलिंग है इस हेलिकेज को क्या करेगी, इसको इसके जो काम में रुकावट मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है, अब ये हेलिकेज यहाँ से आगे बढ़ रहा है कट करने के लिए, पता चला आगे इतनी सारी कॉइलिंग टाइट कॉइलिंग आ गई, अब ये इसको कट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक और एंजाइम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टोपो आइसोमेरेज। ठीक है, पहले तो आप इतना लिख लें कि क्या हुआ कि जब रेप्लिकेशन बबल बन गया
यानी कि उसके ऊपर क्या होगा, एसएसबी आके सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आके दोनों साइड से इसको क्या करेगी, बाइंड कर लेगी दोनों स्ट्रैंड पे, ताकि दोनों स्ट्रैंड की रीएनीलिंग ना हो पाए। फिर क्या होगा, हेलिकेज लोडर आएगा, हेलिकेज लोडर आके हेलिकेज एंजाइम जो होता है इसको यहाँ पे लाके रखेगा दोनों साइड में, बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, डीएनए की अनवाइंडिंग कराता है, यानी कि डीएनए की जो आगे की बॉन्ड्स है इनको कट करता जाता है, तोड़ता जाता है, ताकि रेप्लिकेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता जाए, ठीक है। ये हेलिकेज है। अब चूंकि इसे कट बॉन्ड को कट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या होता है कि आगे जैसे जैसे हेलिकेसिस को जो डीएनए स्ट्रैंड्स है इनको अनवाइंड करता जाता है, तो आगे की जो कॉइलिंग होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए, तो जो आगे का हेलिकल कॉइलिंग होती है वो क्या होती है, और टाइट होती जाती है, ठीक है। टाइट होने के बाद में एक टाइम ऐसा होता है कि वो क्या हो जाती है, सुपर कॉइलिंग इसको हम कहते हैं। जब हाईली टाइटली कॉइल बन जाते हैं इनको क्या कहते हैं, सुपर कॉइलिंग, सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए, ठीक। इस तरह से इसकी कॉइलिंग हो गई। अब इस सुपर कॉइलिंग जो और डीएनए की हुई है, ये हेलिकेज के काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक एंजाइम आता है, वो है टोपोआइसोमेरेज। होप सो आपने ये इतना बना लिया होगा, और जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, है ना। तो मैं अब इसको रब करती हूँ, ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि अब हम पढ़ते, अब टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, टोपोआइसोमेरेज ये एंजाइम, ठीक है। अब ये एंजाइम कैसे वर्क करता है, ये मान लें कि दिस इज टोपोआइसोमेरेज, ये टोपोआइसोमेरेज है। इस टोपोआइसोमेरेज के पास दो हाथ है, दो पैर है, पैर को छोड़ो, हाथ पे ध्यान दो, ठीक है। ये टोपोआइसोमेरेज के पास दो हाथ है। हम कहते हैं ना अपने हाथ में एक लेफ्ट हैंड होता है, एक राइट हैंड होता है, तो हम इसके एक हाथ का जो नाम है वो रखते हैं डोमेन 1, और दूसरे हाथ को हम कह रहे हैं डोमेन 2, ठीक। एक है डोमेन 1 और एक है डोमेन 2। अब ये अपने दोनों हाथों से काम करेगा, लेकिन इसका जो एक जो डोमेन 1 है, जिसका काम कैसे होता है, ये न्यूक्लियस का काम करता है, न्यूक्लियेजेस, ठीक है, न्यूक्लियेजेस। अभी मैंने बताया था न्यूक्लियस क्या होते हैं, ये एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डीएनए को कट डीएनए इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, ठीक, फ्रैगमेंट्स, ठीक। तो क्योंकि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के तो को ब्रेक कर सकते हैं, तो इसलिए डीएनए को ये कट कर देते हैं। और जो इसका सेकेंड डोमेन है, यानी कि डोमेन 2 है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये लाइगेज का काम करता है, लाइगेज। लाइगेज का क्या काम होता है, ये रीस्टिचिंग करता है, रीस्टिचिंग ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स। तो भैया ये जो है, जो ये टोपोआइसोमेरेज है, ये दिस इज टोपोआइसोमेरेज। तो ये थोड़े ऐसे टाइप के इंसान है कि ये चोट भी मारते हैं और दवाई भी लगाते, ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अब जो सुपर कॉइलिंग थी न्यूक्लियस भी, है ना, ऐसे थी, ये एक रेप्लिकेशन फोर बना, और यहाँ से, ठीक है, ये आके यहाँ पे आके सुपर कॉइलिंग हो गई, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अपने एक हाथ से, जो टोपोआइसोमेरेज है, ये अपने एक हाथ जो कि न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है, उससे क्या करते हैं, यहाँ पे सेगमेंट्स में डीएनए को काट देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में काट देते हैं। सेगमेंट्स में काटने की वजह से क्या होता है कि ये जो डीएनए होते हैं, जैसे यहाँ पे कटता है तो ये ऐसे स्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक, ये जो कॉइलिंग है वो सॉर्ट आउट हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। अब काट तो दिया है, अब इसको जोड़ना भी तो पड़ेगा ना, वरना तो फिर डीएनए तो कटेंगे, फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो उसको जोड़ने के लिए क्या होता है, ये अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाते हैं और जो सेगमेंट्स है इनको रीस्टिच कर देते हैं,
रीस्टिच करने के बाद ये पूरा जो डीएनए है, ये दोनों सारे डीएनए जुड़ जाते हैं और इस तरीके से जो सुपर कॉइलिंग वाली प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाती है। तो समझ में आया टोपोआइसोमेरेस का काम कि टोपोआइसोमेरेस के पास दो डोमेन होते हैं। एक डोमेन होता है जिसमें न्यूक्लियस की एक्टिविटी होती है, दूसरे डोमेन में लाइगेज की एक्टिविटी होती है। न्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए जो टाइटली कॉइल्ड डीएनए होता है इसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में कट करता है। कट करने के बाद उसकी कॉइलिंग जो होती है वो सही हो जाती है और जो डोमेन टू में लाइगेज प्रेजेंट होता है वो जो छोटे फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं उनको फिर से रीस्टिच कर देता है और उसके बाद वो डीएनए फिर से सही हो जाता है। और ये फिर यहाँ पे हेलिकेज है, हेलिकेज जो है फिर वो अपना काम आगे इनिशिएट करते रहते हैं। इस तरह से इनके काम में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सॉर्ट आउट हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी टोपोआइसोमेरेस का काम क्या होता है। तो अब आगे जो है कुछ और एंजाइम्स है जो कैसे जो न्यूक्लियोटाइड आके जो होता है स्टिक होता है, कैसे आगे बढ़ता है, ये अब हम कल के लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए अभी जो मैंने जितना पढ़ाया है इसको आप रिवाइज कर ले स्टार्ट से लेके, मतलब जहां से डीएनए रेप्लिकेशन उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई थी और आज जो मैंने एंजाइम्स आपको बताया इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ कि कैसे जो है न्यूक्लियोटाइड जो है वो आके जुड़ना होता है, जुड़ते हैं जो ओल्ड पेरेंटल स्ट्रैंड के ऊपर और मतलब उसके टेम्पलेट, जो पेरेंटल स्ट्रैंड जो कि एक टेम्पलेट की तरह वर्क कर रहा है, किस तरीके से जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो आके न्यूक्लियोटाइड को वहां पे जोड़ता है आके। ठीक है, तो वो थोड़ी सी लेंदी, वो उसको आपको समझने में थोड़ा सा और टाइम चाहिए होगा, मतलब कि उसको समझाने में मुझे थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, समझने में भी और मुझे बताने में भी। ठीक है, डिटेल से बताने में, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसे होता है ना कि इनको समझना और समझाना ये दोनों ही थोड़ा सा पेशेंस मांगते हैं। ठीक है, कि पेशेंटली आप समझिए और मैं आपको समझाऊं तो आप समझ पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि वो जो है बाउंस कर जाता है माइंड से। ठीक, तो इसीलिए जो है छोटे छोटे पार्ट्स में आप इसको समझते जाइए। आज जितना पढ़ाया है आप उसको एक बार रिवाइज कर लें, अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जहाँ पे हम डीएनए की ओरिजिन तो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया, कल फिर से बताऊंगी और उसके बाद ओरिजिन के बाद इसका इलोंगेशन भी बताना शुरू कर दूंगी। ठीक है, और अगर कल लेक्चर कंप्लीट हो पाएगा तो टर्मिनेशन भी बताऊंगी, अदरवाइज वो आगे के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं, हम आपसे कल मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। और अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलें या हमारे मेल आईडी जो कि स्क्रीन पर आपको दिखती है rtlifesciences7@gmail.com, इस पर भी आप क्या करते हैं, यहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम को मेल कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय, थैंक यू।